Hello everybody. Today we are going to start a very interesting topic of chapter number 3 and that is an early Roman Empire. आज के इस वीडियो में हम अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमें स्टडी क्या करना है, जो अर्ली रोमन एम्पायर था उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था एंड वहाँ पर किंग के बारे में हमें स्टडी करना है और आर्मी के बारे में भी हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आपका रोमन एम्पायर है उसे हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है और वो कौन कौन से फेजेस हैं। एक तो है इसमें अर्ली फेज एंड सेकेंड है इसके अंदर लेटर फेज। इन दोनों फेज का डिवीजन किस तरह से किया गया है? इन दोनों फेज का डिवीजन किया गया है सेंचुरी के आधार पर। ठीक है, 3 सेंचुरी से पहले तक का जो टाइम है उसे हमने बोला अर्ली फेज एंड 3 सेंचुरी के बाद का जो टाइम है उसे हमने बोला लेटर फेज। किसका? रोमन एम्पायर का। ठीक है, रोमन एम्पायर को हमने 2 फेज में डिवाइड कर दिया, एक तो अर्ली दूसरा लेटर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि 2 सुपर पावर होती थी, एक तो रोमन एम्पायर है ना और दूसरा कौन था? ईरान। इन दोनों एम्पायर की अगर हम कंपैरिजन करें तो आपका जो रोमन एम्पायर है उसका कल्चर काफी डाइवर्स था। मतलब कल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर लैंग्वेज कई सारी बोली जाती थी और यहाँ पर कई तरह के लोग यहाँ पर साथ साथ रहते थे। तो यहाँ पर जो कल्चर था वो काफी डाइवर्स था। लैंग्वेज की हमने बात करी तो वहाँ पर मेन लैंग्वेज कौन कौन सी थी? 2 लैंग्वेज जो थी काफी मेन लैंग्वेज थी। एक का नाम था ग्रीक एंड दूसरे का नाम था लैटिन। ओके, ये दोनों लैंग्वेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के काम में यूज की जाती थी। तो देखिए, जो आपका ईस्ट वाला पोर्शन है, हमने ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर जो अमीर लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट में बोली जाती है। ठीक है, एंड जो आपका वेस्ट पोर्शन था वहां पर लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर 2 लैंग्वेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती थी, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज, है ना। वहां पे आपने देखा कई तरह के लोग रहते थे। कल्चर कैसा था? डाइवर्स कल्चर था और जो एम्पायर था वो काफी बड़ा था। ठीक है, वहां पर लैंग्वेज जो बोली जाती है, भले ही कोई सी भी लैंग्वेज बोली जाती हो, लेकिन उस एम्पायर में सभी लोग जो उस एम्पायर में रहते हैं वो सभी लोग एक राजा की प्रजा मानी जाती थी, यानी कि वो एक राजा के कंट्रोल में होते थे। ठीक है, भले ही किसी पार्ट में रहते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो कंट्रोल एक राजा का उनके ऊपर होता था। रोमन एम्पायर में जो सबसे पहले जो किंग हुआ उसका नाम था अगस्टस। ठीक है, तो ये किंग जो था वो कब बना था? वो 27 BCE में बना। 27 BCE में ये किंग बना। तो ये किंग जो था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था, प्रिंसिपेट कहा जाता था और इसको हम लीडिंग सिटीजन भी कहते थे। लीडिंग सिटीजन, सबसे प्रमुख सिटीजन कहा जाता था इसको। जो आपका जो किंग है उसे एक प्रमुख सिटीजन कहा जाता था। जैसे मान लीजिए आपके देश में जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, इसी तरह से उस टाइम पर उसको लीडिंग सिटीजन कहा जाता था। रोमन एम्पायर का जो किंग है जिसका नाम क्या था? अगस्टस। ठीक है, वो एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं था, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। इसके ऊपर किसी एक बॉडी का कंट्रोल होता था और उसे कहते थे सीनेट। सीनेट एक ऐसी बॉडी थी जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा था। और कब कर रखा था? जब रोमन एम्पायर एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें जो आपके देश का जो लीडर है वो इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है? सीनेट का कंट्रोल होता है। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। राजा अपने सारे डिसीजन खुद नहीं कर सकता है, उसे सीनेट का सम्मान करना पड़ेगा। इसके मेंबर कौन कौन से थे? अरिस्टोक्रेट्स एंड जो आपके वेल्दी पीपल होते हैं
वेल्दी पीपल, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो लोग, है ना, इसके मेंबर थे। बाद में यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स भी आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है, वो सीनेट के मेंबर हैं। कोई भी किंग अच्छा है या बुरा, इस बात का जो फैसला किया जाता था वो इस चीज से किया जाता था कि वो सीनेट का कितना सम्मान करता है। सीनेट एक ऐसी बॉडी है जो राजा के ऊपर कंट्रोल करती है ना। तो इस बात से इसका डिसीजन किया जाता था कि राजा कितना सम्मान करता है सीनेट का। अगर कोई किंग सीनेट के प्रति सस्पेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उन लोगों को परेशान करेगा, उनको मार देगा, तो वो किंग अच्छा किंग नहीं कहलाएगा। दूसरी तरफ एक किंग है जो उसका सम्मान करता है, उसे रेस्पेक्ट देता है, वो किंग काफी अच्छा माना जाता था। तो उस टाइम पर किंग अच्छा है या बुरा, बात का फैसला कैसे किया जाता था कि वो किंग सीनेट का कितना सम्मान करता है। सीनेट के बाद में रोमन एम्पायर में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था वो क्या था, आर्मी था, ठीक है। तो रोमन एम्पायर में जो आर्मी है वो काफी बड़ी है। इस आर्मी में लगभग 6 लाख सोल्जर्स होते थे, ठीक है, और उनका रिक्रूटमेंट किया जाता था। इसका मतलब होता है भर्ती करना। इसका मतलब क्या होता है, भर्ती करना। तो सैनिकों की भर्ती की जाती थी। इसके अलावा जो आपके सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स को वेजेस दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। तो इस तरह से जो आर्मी थी वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था। तो वहां पर सोल्जर्स जो हैं उनको सैलरी दी जाती है ना, और उनको 25 इयर्स तक कंपलसरी तौर पर काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। इन सब चीजों के बावजूद भी सोल्जर्स जो थे सैलरी को लेकर या फिर बेटर कंडीशन को लेकर हमेशा विद्रोह करते रहते हैं, है ना। जब भी उनको ऐसा लगता है कि राजा ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा या जो उनका जनरल है वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, तो वो लोग वहां पर विद्रोह करते थे, और उसे हम कहते हैं मुटिनी। किसी भी राजा का भाग्य डिसाइड करने में सेना का बहुत अधिक योगदान होता है, ठीक है। और वहां पर सेना कितनी थी, वहां पर सेना थी आपकी 6 लाख, जो काफी बड़ी सेना थी, जो किसी भी राजा का फैसला कर सकती है ना। सेना मजबूत है, सेना बड़ी है, तो राजा का भाग्य क्या डिसाइड होगा कि वो आगे रूल कर सकता है। अगर सेना कम होगी तो राजा अधिक समय तक रूल नहीं कर सकता। आपने पढ़ा था सीनेट के बारे में। सीनेट जो है सेना से नफरत करती है। क्यों? सेना क्या करती है, सेना का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, वायलेंस का होता है, और सीनेट को वायलेंस पसंद नहीं आती। तो आर्मी और सीनेट का रिलेशनशिप कैसा था, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि आर्मी क्या करती है, वायलेंस करती है। शॉर्ट में कहा जाए तो वहां पर जो आपका किंग है और जो आपके अरिस्टोक्रेट्स हैं एंड जो आपकी आर्मी है, ये 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है। ये 3 प्लेयर्स इनको बुला गया और ये वो काफी इंपॉर्टेंट माने गए, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि 3 लोग काफी इंपॉर्टेंट माने जाते थे, एक तो किंग और दूसरे अरिस्टोक्रेट्स एंड आर्मी। कोई राजा कितना बेटर है, इस बात का फैसला इस चीज से होता था कि वो आर्मी पर कितना कंट्रोल कर सकता है, आर्मी राजा के कितने कंट्रोल में है, तो उसका राज्य जो है अधिक शक्तिशाली हो सकता था। जब भी आर्मी के अंडर डिवीजन हो जाता है, जब भी आर्मी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उस देश में, उस एम्पायर में क्या हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा, सिविल वॉर, और इसे हम हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध। एक तो आपने सुना होगा वॉर होता है, किसी 2 देशों के अंदर होता है, यहाँ पर लिखा है सिविल वॉर। इसका मतलब क्या होता है, जब कंट्री के अंदर ही वॉर हो जाता है, ये कंट्री है और इसके अंदर ही वॉर हो जाता है 2 ग्रुप्स के बीच में, है ना, और दोनों ग्रुप क्या करते हैं, पावर को हासिल करना चाहते हैं। तो जब भी आर्मी के अंदर डिस्प्यूट पैदा होगा, लड़ाई होगी और उनका मनमुटाव होगा, तो आर्मी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वहां पर सिविल वॉर हो जाएगा। ये कंडीशन जो होती है सिविल वॉर की, वो देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? देश के अंदर ही लड़ाई होनी शुरू हुई है। हमने अभी बात की सिविल वॉर की। अगर हम रोमन एम्पायर को देखें तो वहां पर
क्या हुआ था कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे वहां पर कभी भी सिविल वॉर नहीं हुआ। जब एक के बाद एक वहां पर राजा बने और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, तब भी वहां सिविल वॉर नहीं हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहां पर शांति थी। जो वहां पर किंग है, किंग अपना उत्तराधिकारी किसे चूज करते थे, तो उसका क्या नियम होता था, इनकी संतान जो है वही राजा बनती थी। इट मीन्स वहां पर जो आपका एम्पायर था वो किसके ऊपर बेस्ड था, फैमिली डिसेंट के ऊपर, और इसे हम कहते हैं हिंदी में पारिवारिक, और डिसेंट का नाम होता है वंशक्रम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो किंग है, जो आपका किंग है, उसके बाद राजा कौन बनेगा, तो उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, किंग का बेटा राजा बनेगा, इसे हम कहते हैं फैमिली डिसेंट, है ना। और उसके बाद में राजा कौन बनेगा, तो इसका बेटा राजा बनेगा। इस प्रिंसिपल को हर कोई मानता था, यहाँ तक कि आर्मी भी इसको फॉलो करती थी, आर्मी भी इसको मानती थी। राजा का जो बेटा है या तो उसका खुद का होना चाहिए, इट मीन्स नेचुरल होना चाहिए, या फिर एडेप्टेड होना चाहिए। अब तो जरूरी नहीं है कि उसका खुद का बेटा ही होना चाहिए, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो उसने किसी को एडप्ट कर लिया तो भी वो राजा बन सकता था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था जो किंग था इसका नाम क्या था, अगस्टस जो किंग था उसने भी अपने पुत्र को एडप्ट किया था और बाद में वो राजा बना था। तो इससे प्रूव होता है कि वहां पर फैमिली डिसेंट था, और फैमिली डिसेंट के अंदर किंग का बेटा ही किंग बनता है, फिर वो चाहे उसका खुद का बेटा हो या वो अडप्ट किया हुआ बेटा हो। रोमन एम्पायर का जो किंग था अगस्टस, वो क्यों फेमस था, उसके राज्य में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, वो शांति के लिए फेमस था। ठीक है, पीस के लिए फेमस था, उसके राज्य में कभी भी झगड़े या लड़ाइयां नहीं हुई, और ना ही उसने किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया है। ठीक है, इसके बाद जो राजा बनता है, इसका तो कोई पुत्र था नहीं, इसने क्या किया था, अडप्ट किया था, है ना। तो उसका नाम क्या था, टिबेरियस। अगस्टस के बाद में टिबेरियस राजा बनता है। तो उस टाइम पर भी उसने कोई वॉर नहीं किया। तो फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी का जो टाइम था वो काफी शांतिपूर्ण टाइम था, और उसमें कोई युद्ध नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि इसका जो राज्य था वो काफी बड़ा था, और उसके मरने के बाद में राजा कौन बनता है, टिबेरियस राजा बनता है। तो जब इसने देखा कि मेरा राज्य ऑलरेडी इतना बड़ा है तो मैं युद्ध करके राज्य को बड़ा क्यों करूं, इस काम को उसने क्या बोला था, अननेसेसरी बोला था। जब हमारे पास में इतना बड़ा राज्य हो और हम दूसरे पर अटैक करके राज्य को और बड़ा करें तो ये काम कैसा है, अननेसेसरी काम होगा। ठीक है, इसलिए इसने कोई युद्ध नहीं किया और उसी राज्य को उसने संभाल के रखा। आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया कि अर्ली रोमन एम्पायर का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था। तो आपने इसके अंदर किंग के बारे में पढ़ा, आपने सीनेट के बारे में पढ़ा, और आपने आर्मी के बारे में यहाँ पर स्टडी किया। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।